हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है? आपके अपने चैनल, आपके फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड, अ चार्ज रॉड। इनफैक्ट एक चार्ज रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो अपन आज देखेंगे। और इसके साथ ही आप मुझे चार्ज रॉड का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है तो मुझे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक अपन पॉइंट चार्ज पढ़ रहे थे, अब अपन क्या बात करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की बात करेंगे। मतलब ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये पूरी बॉडी अगर चार्ज है तो इसके ऊपर क्या, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं होगा। पॉइंट चार्ज मैंने क्या बताया था कि भाई अगर एक चार्ज है उसकी साइज क्या हो, बहुत छोटी हो, या एक चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी साइज के कंपेरेटिवली एक बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, जो आर की अपन बात करते हैं, इफ आर इज क्वाइट लार्ज कंपेयरिंग टू द साइज ऑफ द चार्ज, तो उस चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर मैं पॉइंट चार्ज को रिप्लेस कर दूं क्या है, एक चार्ज बॉडी से। चार्ज बॉडी क्या हो सकती है? एक मेरे पास क्या, एक लीनियर कंडक्टर हो सकता है, एक रिंग हो सकती है, एक डिस्क हो सकती है, एक होलो स्फीयर हो सकता है, एक सॉलिड स्फीयर हो सकता है। तो इन सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड बारी बारी से अपन देखेंगे। इनको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअसली चार्ज बॉडी, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। चार्ज जो होता है कंटिन्यूसली डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इनकी अपन बात करेंगे। राइट दोस्तों, तो बस अभी क्या चल रहा है, आपका ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है, बहुत ही धमाकेदार चल रहा है। बस ईयर लॉन्ग कोर्स को क्या करना है, आपको रेगुलर इसी तरीके से वॉच करें, कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप। मैं साथ साथ क्या करवा रहा हूँ, एससी वर्मा सीरीज भी करवा रहा हूँ, तो एससी वर्मा के क्वेश्चन घर पे बैठ के सॉल्व करें, डायरेक्ट मेरे सॉल्यूशन को मत देखना, नहीं तो लर्निंग नहीं होगी। एक्सपोनेंशियल लर्निंग अगर आप चाहते हो, एक्सपोनेंशियल फिजिक्स चाहते हो, तो जो बोल रहा हूँ करते चले जाओ, ठीक है? एंड ऑफ द ईयर मजा आ जाएगा आपको। चलो हेडिंग डालो, जल्दी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हेडिंग डालें आप, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जब व्हेन, इसको अपन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं अपन, कि व्हेन चार्ज इज कंटिन्यूअसली, व्हेन चार्ज इज कंटिन्यूअसली स्प्रेड। कहां पर? जब स्प्रेड हो ओवर द बॉडी, ओवर द बॉडी, ठीक है? तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सीसीडी, ठीक है? अब चार्ज जो होता है वो तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। चार्ज को अपन तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो अगर मैं लीनियर लेंथ के अलोंग अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब सरफेस के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको अपन बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब वॉल्यूम के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको अपन बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो उसी के पैरेलल अपन डेंसिटीज डिफाइन करते हैं। अगर लीनियर, अगर चार्ज हो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अगर लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वहां पर अपन एक डेंसिटी डिफाइन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे आप? लीनियर चार्ज डेंसिटी, एलसीडी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और सरफेस के अलोंग हो तो उसको क्या बोल दोगे? सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर वॉल्यूम के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसी के पैरेलल एक डेंसिटी डिफाइन करते हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वीसीडी, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं अपन? वीसीडी, एलसीडी, एससीडी, वीसीडी। अब देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अब एक्चुअल में होता क्या है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी को अगर मैं डिफाइन करूं, इसको जनरली अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्बडा से। इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप सिग्मा से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन रो से, ठीक है? तीन सिंबल होते हैं, लैम्बडा, सिग्मा, रो, ठीक है? अब यहां से अगर मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना, मतलब इसके अंदर होता है क्या? मैंने क्या बोला कि जो चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलोंग लेंथ। क्या बोला मैंने? चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलोंग लेंथ, इसके अंदर क्या होता है? ओवर सरफेस। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ओवर द सरफेस। और इसके अंदर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कहां होता है? इन द वॉल्यूम। कहां होता है? इन द वॉल्यूम। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको देखूं, इसको डिफाइन करें, मैं लेंथ की बात कर रहा हूं। सपोज ये मेरे पास क्या है? ये एक लीनियर कंडक्टर है,
ठीक है, ये लीनियर कंडक्टर है, इसकी लेंथ मुझे पता है L और इसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, ठीक है, चार्ज कितना है Q, तो इसका लेमड़ा लिख सकता हूं मैं। लेमड़ा लिखने का तरीका क्या होगा, तो लेमड़ा का फॉर्मूला हो जाता है, लेमड़ा जो होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, ये होता है लेमड़ा, है ना। किसी के लिए भी डेंसिटी है तो डेंसिटी हमेशा ऐसी होती है लीनियर, लीनियर डेंसिटी मतलब डिवाइड बाय लेंथ, और चार्ज की डेंसिटी है इसलिए अपने पास, जैसे आप लीनियर मास डेंसिटी लिखते हो तो मास अपॉन लेंथ, आगे जाके देखेंगे अपन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस बॉडी के ऊपर क्या लूं, अगर छोटा सा पार्ट लूं फॉर एग्जांपल, जिसकी लेंथ कितनी हो dl, इसकी लेंथ कितनी हो dl, और जिसका चार्ज कितना हो, इस तरह से पार्ट का चार्ज कितना हो dq, स्मॉल चार्ज कितना हो dq, तो लेमड़ा का एक और फॉर्मूला लिख सकते हो आप, क्या, जितना चार्ज है और वो चार्ज कितनी लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस चार्ज को क्या करोगे, लेंथ से डिवाइड करोगे तो मेरा क्या आएगा, लेमड़ा। यहां से यूनिट देखो आप, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज, चार्ज क्या होता है, कूलम पर मीटर। यहां से अपन एक चीज बार बार यूज करूंगा मैं, dq, तो देखो dq को क्या लिख सकता हूं मैं, लेमड़ा dl, समझ में आ रहा है, dq क्या लिख सकते हैं अपन, लेमड़ा इंटू dl, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, लिक्विड क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी। एरिया की बात करें अपन, देख एरिया में देखते हैं अपन, एरिया में क्या होगा, सरफेस ले लिया आपने कोई, ये मेरे पास एक सरफेस है, इसका एरिया मुझे पता है a, और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कितना है q, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे लेमड़ा का फॉर्मूला था वैसे सिग्मा, सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है चार्ज और कितनी लेंथ के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने एरिया के अंदर, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। इसमें अगर एक स्मॉल पोर्शन अगर मैं ले लूं जिसका एरिया पता हो मुझे d है और जिसका चार्ज पता चल जाए मुझे dq, तो इसको क्या लिख सकते हो, तो वो जो चार्ज है जितने एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है उस एरिया से डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। और इसकी यूनिट अगर आप यहां से देखोगे, इसका यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा कूलम पर डिवाइड बाय एरिया है ना, तो पर मीटर स्क्वायर। और यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, अगर मैं सरफेस के लिए dq लिखूं तो लिख सकता हूं मैं सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय डी है, dq बराबर सिग्मा को क्या कर दो, da से मल्टीप्लाई कर दो। आगे बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे तो वापस इसकी ये पार्ट बहुत काम आएगा, इसको याद रखना, बिल्कुल भूलना मत। चलो उसके बाद देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर क्या, क्यूब ले लो आप, सपोज ये क्यूब हो गया, क्यूब के अंदर मेरा चार्ज जो है वो क्या है, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या है मेरे पास v, और क्यूब के अंदर चार्ज कितना है डिस्ट्रीब्यूटेड है q। मैं एक स्मॉल पार्ट, एक स्मॉल पोर्शन ले लेता हूँ, ठीक है, एक स्मॉल पोर्शन ले लेता हूँ जिसका वॉल्यूम dv है और जिसका इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज dq है ना, इतने से पार्ट के अंदर चार्ज dq है। तो यहां से मैं रो को डिफाइन कर सकता हूं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर स्मॉल चार्ज अपॉन जिस वॉल्यूम के अंदर जितना चार्ज है। तो dq चार्ज के अंदर कितना वॉल्यूम है, dv वॉल्यूम के अंदर dq चार्ज है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ गई। यहीं से इसकी यूनिट लिखोगे आप, तो यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूब। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में dq क्या लिख सकता हूं, dq इक्वल्स टू सिग्मा dv, क्या लिख सकता हूं, सिग्मा dv, ठीक है। चलो इसको याद रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलो फिर आगे देखते हैं अपन, आज लिख लिया, जल्दी लिखो इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट रॉड, electric field due to a finite rod। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट रॉड, क्या बोला मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट रॉड। इसमें दो केस देखेंगे अपन, एक रॉड है उसकी लेंथ के अलॉन्ग और कोई पॉइंट प्रेजेंट हो, इसमें दो केस हैं अपने पास। फर्स्ट केस क्या है कि सपोज ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड का मुझे क्या पता है, लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, मतलब इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मुझे पता है। रॉड का लेंथ कितना है, L है, मुझे इस रॉड की लेंथ के अलॉन्ग कोई एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है ना। तो फर्स्ट केस जो है वो क्या है, अलोंग द लेंथ, फर्स्ट क्या है, अलोंग द लेंथ। मुझे यहाँ लिख लो, या तो लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो, अलोंग द लेंथ,
है ना, अलोंग द लेंथ जो पॉइंट है उस पे मुझे क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। और इस रोड जो है, ये रोड दी हुई है और रोड का मुझे क्या पता है, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, इसकी डेंसिटी मुझे पता है। ठीक है, अब देखो मुझे फॉर्मूला, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपन आर स्क्वायर, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। लेकिन जो के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है ना भाई, सब सारे रोज पढ़ के आना दोस्तों। आर इस पी पॉइंट पर, क्यू से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है किसी भी पॉइंट पर, ये अपने को आता है। पहले वाली वीडियोस देख के फिर घुसे अंदर, है तो मजा नहीं आएगा। तो वो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, क्यों पॉइंट चार्ज है। अब यहां पर चार्ज मेरे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि लैम्डा लिख दिया, इसका मतलब चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। चार्ज डेंसिटी लिख दी, मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो इसको करने का तरीका क्या है, मैं ई का फॉर्मूला तभी लगा सकता हूं जब मेरे पास पॉइंट चार्ज हो। तो मैंने क्या करा, एक पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लिया मैंने, छोटा सा चार्ज। ये छोटा सा क्या करो आप, एलिमेंट एज्यूम कर लो जिसका चार्ज कितना हो, डी क्यू, है ना, अरे समझ में आ रहा है, और जिसकी लेंथ कितनी हो, dx, है ना, इसकी विड्थ कितनी हो, dx, समझ में आ रहा है। अब यहां से मेरे पास क्या है, अब ये dq, इस dq की वजह से यहां पर मैं फील्ड लिख सकता हूं, क्योंकि ये क्या है, अब ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा। तो मैंने क्या करा, यहां से एक डिस्टेंस एज्यूम कर ली x, जो व्हाइट में है, जो दिए हुए थे। अब जो नया एज्यूम किया है वो मैंने ऑरेंज कलर में लिखा है, ठीक है। तो मैंने dq एज्यूम कर लिया। तो देख यहां पर मैं अब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं। अब ये पॉइंट चार्ज है, dq क्या हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया। पॉइंट चार्ज की वजह से वो फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो देखो यहां से अब क्या लिख सकता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ड्यू टू dq, dq चार्ज, और कहां पर, उस p पॉइंट पर, एट p पॉइंट क्या होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dE। इसका डायरेक्शन कहां होगा, अवे अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, ये dq है, इसके अलोंग, ये इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगा स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का। फॉर्मूला क्या होगा, k चार्ज हो गया मेरे पास dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी हो गई, x स्क्वायर। अब देखो, अब जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, अब ध्यान से देखना, अभी dq कहां से कहां एज्यूम कर सकते हो, dq में यहां से लेके यहां पर, एक मिनट, इसमें मेरे को क्वेश्चन के अंदर ये भी दिया हुआ है ना, इससे a डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां से डिस्टेंस पता होनी चाहिए आपने, है ना, कितने डिस्टेंस में निकालना है। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग इस एंड से a डिस्टेंस पे मुझे मालूम करना है, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा था यहां पर, कि जो dq है वो यहां से लेके यहां तक एज्यूम कर सकता हूं। dq जहां कहीं भी हो, यहां होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, यहां होगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे। मतलब इस dE का मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन तकलीफ कहां आएगी, जब मैं इधर इंटीग्रेशन करूंगा। देखो x वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, x की वैल्यू क्या है भाई, dq अगर यहां आ गया तो x a हो जाएगा, dq अगर यहां हो गया तो इस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस l हो जाएगी। तो x वेरिएबल है, लेकिन इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, चार्ज के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी क्या है, हमेशा इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल का कर रहे हो उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो या तो q को x की टर्म्स में ले आओ या x को q की टर्म्स में ले आओ, ठीक है। तो देखो करने का तरीका, तो dq को क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, लैम्डा dx। तो देख यहां से क्या हो जाएगा, तो dE इक्वल्स टू क्या हो गया, k लैम्डा, देख समझ में आया क्या हुआ, फायदा क्या हुआ यहां से। नाउ यू कैन इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेशन कर सकते हो क्योंकि k लैम्डा तो कांस्टेंट है और x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो सकता है। तो अब मेरे पास क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटीग्रेशन तभी करना जब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाए, जब सेम डायरेक्शन, इंटीग्रेशन क्या करता है, ऐड करता है। और वेक्टर का एडिशन, मतलब प्योर सारे वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आप ऐड तभी कर सकते हो जब सारे के सारे वेक्टर क्या आ जाए, सेम डायरेक्शन में आ जाए। जब सारे के सारे वेक्टर क्या सेम डायरेक्शन में आ जाए तो देख टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, एट p पॉइंट क्या हो जाएगा, तो ई पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE। तो देख क्या आ जाएगा, तो ई पी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dE, इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, क्या हो जाएगा, k लैम्डा x को ऊपर लेके जा रहा हूं, x की पावर -2 dx। अब यहां पर मेरे पास क्या है, अब लिमिट मुझे लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मुझे सिर्फ इस रोड का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना। तो इस रोड के लिए x कहां से कहां तक वेरी हो सकता है, लिमिट क्या आएगी, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x की लिमिट आएगी। अब देखो ये x इस रोड के लिए कहां से कहां तक वेरी हो सकता है, x यहां जब होगा तो रोड का ये वाला पॉइंट आएगा, जब x की वैल्यू यहां तक आएगी तो रोड का ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पूरी रोड कवर हो गई, मतलब x को मुझे यहां से लेकर यहां तक वेरी करना है। तो जब x यहां पर होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, लिमिट कितनी आ जाएगी, a,
जब x यहां से यहां हो जाएगा ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ x की कितनी हो जाएगी, a प्लस एल, या l जो भी लिखना, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस एल। बस इसको सॉल्व कर लो आप। यहां पर देखो तो EP के लेमड़ा तो कांस्टेंट है, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन होता है -2 + 1 -1 -2 + 1 -1, लिमिट आ जाएगी a से लेकर a प्लस एल, देख के आ जाएगा -k लेमड़ा, ये 1/x है, ये क्या 1/x है, तो अपर लिमिट सबसे पहले तो 1/a प्लस एल, माइनस लगा के लोअर लिमिट, माइनस अंदर ले लो वापस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास, k लेमड़ा क्या आ जाएगा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और डायरेक्शन जो आएगी क्या आएगी, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कहाँ आएगी, अलोंग द लेंथ, डायरेक्शन क्या आएगी अलोंग द लेंथ। देखो अब इसमें मेरे पास क्या हो गया, अगर मैं यहां पर इसको अगर इसको मैं माइनस लेमड़ा लिख देता, अगर ये माइनस लेमड़ा होता तो क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाता, टुवर्ड्स, ये अलोंग द लेंथ हो रहा है ना, लेकिन अवे आएगा अलोंग द लेंथ अवे। लेकिन अगर ये यही मेरे पास लेमड़ा की जगह माइनस लेमड़ा हो जाए, माइनस लेमड़ा का मतलब क्या है, चार्ज नेगेटिव है, तो उस समय क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स आ जाएगा, उस समय क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। लिखो जल्दी लिखो इसको, नेक्स्ट अपन करते हैं, सेकंड केस पढ़ते हैं अपन, इसके बाद लिख लिया, इसके बाद सेकंड केस देखते हैं अपन। फॉर्मूला याद रखना है ना, के लेमड़ा 1/a माइनस 1/a प्लस एल। दूसरा केस देखो, परपेंडिकुलर, दूसरा केस देखना है आपको, कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर देखना है अपने को। दूसरा केस देखो परपेंडिकुलर, इस ऊपर वाले को बैठा दो यार, इसमें थोड़ा सा लंबा। सेकंड केस कहाँ है, परपेंडिकुलर टू रॉड, ठीक है, वही फाइन, दो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे, परपेंडिकुलर टू द रॉड। देखो ये मेरे पास रॉड आ गई, ठीक है, ये रॉड है ना, इस रॉड से कितनी डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पर क्या है, ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। ठीक है, ये P पॉइंट है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। इसका मुझे क्या पता है, मुझे लैम्बडा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है, पहले अलोंग द लेंथ था, यहाँ पर था, अब क्या है उधर, अब क्या है परपेंडिकुलर है। देख अब इसको, ये थोड़ा सा अच्छा केस है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन अच्छे से याद कर लेना, डेरिवेशन बहुत ही शानदार है, ठीक है, डेरिवेशन याद कर लेना। देख क्या है, अब यहाँ पर मुझे क्या पता, अगेन वापस वही तकलीफ क्या कि मेरे को क्या चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, मुझे क्या चाहिए, पॉइंट चार्ज चाहिए, तभी मैं Q/R² लगा सकता हूँ। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एज्यूम कर लो आप, क्या मैंने क्या एज्यूम कर लिया, dq एज्यूम कर लिया, और इसकी लेंथ कितनी है, dy, y एक्सिस पे, इसलिए मैंने dy बोल दिया, और कितनी डिस्टेंस पे जाके ले रहा हूं मैं इसको, y पे जाके। यहां पर y को एडिशनल वेरिएबल क्यों लेना पड़ गया, क्योंकि dq की पोजीशन बताएगा मुझे y, उसकी विड्थ तो dy बता देगा, लेकिन उसकी पोजीशन भी तो पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहां पर y को वेरिएबल ले लिया। हाँ, अब इस dq की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता हूं मैं, dq की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं। क्या होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगा, अवे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये मेरे पास क्या आ गया, समझ में आ रहा है, ये मेरे पास क्या हो गया, DE वेक्टर, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यहां से देख DE का मैग्नीट्यूड कितना लिख सकता हूं, सोचना, यहां DE कितना लिख सकता हूं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एंगल पता होना चाहिए। देख इसमें यहां पर एज्यूम कर लेता हूं, ये वाला एंगल, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। क्या बोल दिया मैंने, इस एंगल को क्या बोल दिया मैंने, थीटा लेने से क्या होगा, देखो थीटा इसलिए लिया है, देखो अब अगर मैं इसको DE को लिखता हूं, DE को लिखने के लिए मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए कि ना, इस वाली डिस्टेंस के लिए मुझे कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, तो मैंने थीटा एज्यूम कर लिया, और इसकी लेंथ कितनी होगी, ट्राइंगल से देखो इसकी लेंथ कितनी आएगी, a sec थीटा। देख इस ट्राइंगल से देखो क्या होगा, a अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या होगा, cos थीटा। मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए ना, ये h है, तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या आएगा, a sec थीटा। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या हो गया, a sec थीटा। इसको मैं r बोल देता हूं, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको, और a अपॉन r, तो अपना r एक्चुअल में जो डिस्टेंस चाहिए वो आ गया a sec थीटा।
समझ में आ रहा है? आर इक्वल टू कोस थीटा, नीचे क्या ए सेक थीटा। अब मैं यहाँ से फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकता हूँ डीई का, देख तो डीई का फॉर्मूला क्या हो गया, के चार्ज हो गया डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर के। वापस मैंने वही बोला था, अब मैं इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूं, तो मुझे दोनों तरफ क्या चाहिए, एक्स एक्स चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। डी क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, देख लेमड़ा डी वाई, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, डी वाई है, ठीक है। और आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो तकलीफ क्या है, अब देखो थीटा जो है यहां पर, अब देखो के लेमड़ा अपॉन ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन y भी वेरिएबल है। y वेरिएबल क्यों है, क्योंकि ये dq में कहीं भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं, यहां भी कहीं भी ले सकता हूं। और साथ में थीटा भी वेरिएबल है। थीटा क्यों वेरिएबल है, जैसे dq की पोजीशन चेंज करूंगा थीटा भी चेंज होगा, तो दो वेरिएबल आ गए। अब इंटीग्रेशन में डायरेक्ट अभी भी नहीं कर सकता हूं, अभी भी फंसा हुआ हूं। तो या तो y को थीटा की टर्म्स में ले आओ या थीटा को y की टर्म्स में ले आओ, ठीक है। तो देख इसके लिए मैंने क्या करा, समझ में आ रहा है इसको करने के लिए। तो देख यहां पर ट्राइंगल देखो, इसी ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो यहां से देखो y इक्वल्स टू क्या आ गया, a tan थीटा। इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप थीटा के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन करो थीटा के रेस्पेक्ट में, देख क्या मिलेगा। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर क्या चाहिए, dy। मैं y को थीटा की टर्म्स में आ गया, लेकिन मुझे dy चाहिए, तो dy का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, देख क्या आएगा, तो dy बाय डी थीटा, ये तो कांस्टेंट है, tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला याद रखो, डिफरेंशिएशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, इंटीग्रेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, डू वॉच माय वीडियोस, ठीक है, ईयर लॉन्ग जो मैथमेटिकल टूल्स वाला एक चेकलिस्ट बना हुआ है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां जाके देखें आप। तो देख क्या हो जाएगा, तो देख यहां से dy इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां पर पुट करो आप, देखो डी कितना हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डी इक्वल्स टू के लेमड़ा अपॉन ए स्क्वायर, के लेमड़ा अपॉन ए स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय डी वाई हो गया मेरे पास ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया, कहां गया भाई, सेक के लेमड़ा डी वाई सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, देख डी इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो मेरे पास के लेमड़ा अपॉन ए डी थीटा। देख ये आ गया। अब इंटीग्रेशन कर सकते हो, देख अब मैं अगर इसको इंटीग्रेशन कर दूं, इसका मतलब मैं उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर रहा हूं जो सेम डायरेक्शन में होंगे, अब यहां पर देख क्या सेम डायरेक्शन में है क्या, देख अगर ये डीक्यू यहां पर है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, अगर ये डीक्यू यहां पर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर चला जाता। समझ, मतलब सारे डी सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, मतलब मैं अभी भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकता हूं, तो कब करोगे, तो उसके लिए क्या है, तो जब भी ऐसे फंसो, जब भी आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओ अलग अलग डायरेक्शन होने की वजह से, तो हमेशा कंपोनेंट में रिजोल्व करो, बेस्ट मेथड कंपोनेंट में रिजोल्व करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस डी को कंपोनेंट में रिजोल्व कर देता हूं। क्या करा मैंने, देख ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ गया डी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा मेरे पास डी जहां से एंगल बनता है वो कॉस थीटा, डी साइन थीटा। अब देखो, अब यहां पर ध्यान से देखो, अब जितने भी डी कॉस थीटा है, अब ये डी क्यू यहां से लेके यहां तक, अब डी क्यू भले यहां लू कहीं भी लू, सबका डी कॉस थीटा इधर ही आएगा, सबका डी साइन थीटा इधर ही आएगा, कहीं भी ले लो, सबका डी कॉस थीटा इधर ही आएगा और डी साइन थीटा इधर ही आएगा। मतलब मैं डी कॉस थीटा को इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास ये वाले सारे कंपोनेंट आ जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल आ जाएगा। मैं डी साइन थीटा को अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो इस डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, पैरेलल डायरेक्शन। क्या बोला मैंने, ये डायरेक्शन क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और ये वाली डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऊपर हो नीचे कहीं भी हो, इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो परपेंडिकुलर, और इसको बोल रहा हूं मैं पैरेलल डायरेक्शन। समझ में आ गया। अब यहां से मैं लिखूंगा, देखो अब मैं क्या करूं, तो सीधा अगर मैं डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, टोटल इनफैक्ट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो देखो क्या होगा, ई परपेंडिकुलर, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। इन सारे को क्या कर दो, ऐड कर दो, डीई कितना है, के लेमड़ा
अपॉन ए डी थीटा है और के है ना, यहां रख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा। हाँ, अब यहां पर देखो आप, अब मुझे लिमिट चाहिए। लिमिट किसकी चाहिए? क्योंकि एंगल के रेस्पेक्ट में ये के लैम्डा अपॉन ए कांस्टेंट है, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब मुझे एंगल चाहिए, एंगल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अब एंगल कहां से कहां तक वेरी हो सकता है? देखो ध्यान से देखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मेरे को पूरी रॉड कंप्लीट करनी है, ध्यान से देखना, पूरी रॉड कंप्लीट करनी है। पूरी रॉड कंप्लीट कब होगी? जब ये वाले एंड से एंगल पता हो मुझे, क्या बोल रहा हूं, इस वाले एंड से, इस एंगल को मैं ले रहा हूं θ1 और दूसरा एंगल कहां से? ये। तो समझो इसको, अरे भाई समझो इसको, क्या बोला मैंने, है ना, ये मतलब परपेंडिकुलर है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंगल लिया है मैंने, थीटा क्योंकि वहीं से मेजर किया है। तो इस वाले एंड से एंगल आ गया θ1 और इस वाले एंड से एंगल आ गया मेरे पास कितना? θ2। एंगल का मेजरमेंट देखना, ये डायग्राम, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होगा तो काम बनेगा आपका। क्लॉकवाइज मैंने θ1 लिया है, एंटी क्लॉकवाइज मैंने θ2 लिया है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? रिवर्स है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? रिवर्स है। तो लिमिट क्या आएगी? अगर मैं थीटा को लूंगा कितना? -θ2, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? रिवर्स है। तो ये क्या हो जाएगा? +θ1। तो देखो यहां से ई परपेंडिकुलर कितना आ गया? के लैम्डा अपॉन ए, तो कांस्टेंट है। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा होता है, -θ2 से लेकर θ1 तक लिमिट आ जाएगी। तो देखो ई परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? के लैम्डा अपॉन ए sin थीटा, क्या लिमिट क्या आ जाएगी? sin θ1 माइनस sin -θ2। देख क्या आएगा यहाँ पर? फाइनली लिमिट लगाओ यहाँ पर, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दी। sin -θ माइनस sin थीटा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो देख फाइनली क्या आ जाएगा? ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा के लैम्डा अपॉन ए sin θ1 प्लस sin θ2। फॉर्मूला याद रख लेना है, ये परपेंडिकुलर आ गया मेरे पास, ई परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल डायरेक्शन भी बना सकता हूं। इसी तरीके से मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन पैरेलल डायरेक्शन, है ना, पैरेलल मतलब रोड के पैरेलल और परपेंडिकुलर मतलब रोड के परपेंडिकुलर। तो देखो यहां पर क्या होगा? θ1 θ2 याद रखना। θ1 क्या लिया है? अभी कुछ लिखवा दूंगा मैं, इसके बाद नोट लिखवाऊंगा ताकि समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या उसको बोल रहा हूं मैं? ई पैरेलल। देख ई पैरेलल क्या हो गया? सिंपल इंटीग्रेशन किसका? पैरेलल क्या है? डी sin थीटा है। तो डी sin थीटा का क्या कर दिया मैंने? इंटीग्रेशन कर दिया। देखो यहां पर, यहां सब रखोगे, बस ये cos थीटा रह गया था, यहां रख ले, यहां पर देख रख ही ले यार। डी कितना है? इंटीग्रेशन के लैम्डा अपॉन ए sin थीटा डी थीटा। लिमिट मेरे पास क्या आएगी? देख वही -θ2 से, तभी तो मैंने -θ2 मतलब इस एंड से उस एंड तक इंटीग्रेशन हो गया, तो पूरी रोड कंप्लीट हो गई। ई पैरेलल इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन ए sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा -θ2 θ1। ठीक है, तो देख ई पैरेलल क्या आ गया? माइनस, हमेशा साइन सारे बाहर ले लो, माइनस बाहर ले लिया, लिमिट लगाओ cos θ1 माइनस cos -θ2। cos -θ क्या होता है? cos थीटा होता है। cos -θ cos थीटा होता है। तो देख यहां से ई पैरेलल देख क्या आ जाएगा? माइनस ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन ए और ये हो जाएगा cos θ2। ये क्या है? cos θ2 है और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो cos θ2 प्लस आ जाएगा और cos θ1 के साथ में क्या आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। तो cos θ2 माइनस cos θ1, ये हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अरे समझ में आया? और दो और रिजल्टेंट, अब मुझे ए नेट निकालना है। ए नेट क्या होगा? अगर मैं यहां से ए नेट लिखना चाहूं, ए नेट कैसे निकालोगे? अंडर रूट, दोनों परपेंडिकुलर है ना, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। देख वहां पर दोनों परपेंडिकुलर है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही मुझे क्या देगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? जब भी ई नेट निकालना हो तो इस तरीके से निकाल लेंगे आप। ठीक है, इसको लिखो, आप जल्दी लिखो, इसको लिखो, नोट करो। देखो देख अभी जो अपन ने करा उसको कंक्लूड करता हूं। अब देख एग्जाम, अब डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, डेरिवेशन समझ में आ गया। अब रिजल्ट ध्यान रखना है क्या, कि मेरे पास अगर एक रॉड दी हुई है, ठीक है, एक रॉड दी हुई है, उसका मुझे लैम्डा पता होगा, उससे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? जो ए होगी, ए क्या होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? रोड से। ये
ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा ई परपेंडिकुलर, और एक आएगा मेरे पास ई पैरेलल। ठीक है, तो ई परपेंडिकुलर का जो ई परपेंडिकुलर जो होगा वो तो होगा क्या, के लेमडा अपॉन ए साइन थीटा 2 प्लस थीटा 2 पहले लिख दिया मैंने ना ताकि याद रहेगा आपको, प्लस थीटा 1, और ई पैरेलल क्या है, के लेमडा अपॉन ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस दिमाग बहुत तेज चल रहा है एक्चुअली, कॉस खा गया मैं, थीटा 1। ये क्लियर है अपने को। और यहाँ पर जो एंगल्स हैं, एंगल्स अगर आप देखोगे, ये क्लॉकवाइज एंगल लिया है मैंने थीटा 1, और यहाँ से अगर आप देखोगे दूसरा एंगल जो है मैंने क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है थीटा 2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए है। ये अपने को क्लियर है। देखो जब एंगल की डायरेक्शन अपोजिट हो तो साइन दोनों पॉजिटिव आएंगे, साइन दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव। अगर एंगल की डायरेक्शन सेम हो, अभी कुछ एग्जांपल लूंगा समझ में आएगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना मेरे पास, कि मेरे पास नोट लिख लें यहां पर आप, कि मेरे पास क्या है कि एंगल डायरेक्शन अगर अपोजिट है, ठीक है, तो साइन ऑफ थीटा 1 और थीटा 2 वो दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर एंगल, अभी कुछ एग्जांपल लूंगा समझ में आ जाएगा, एंगल डायरेक्शन सेम है, अगर एंगल डायरेक्शन सेम है तो साइन ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2, मतलब थीटा 1 तो पॉजिटिव आ गया और थीटा 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब अपोजिट साइन आएंगे। एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। कैसे क्या करना है वो तो बता दो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ ये रॉड है मेरे पास, अपन थीटा 1 थीटा 2 अपन आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं। देख मैं बोलता हूँ भाई ये रॉड है, थोड़ा बड़ा बना लो डायग्राम, इसको ध्यान रखना, इस डायग्राम को ध्यान रखना। देख यहाँ पर सोचो, ये पैरेलल कंपोनेंट नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया था, नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया था? इसका रीजन क्या है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया था। देखो जिधर पार्ट ज्यादा होगा, समझना, जिधर पार्ट ज्यादा होगा उधर का एंगल बड़ा बनेगा। समझो ये लेंथ अगर यहां होती तो एंगल यहां से बनता, ये लेंथ यहां होती तो एंगल यहां से बनता, तो ये एंगल क्या होता, बड़ा होता। तो जिधर पार्ट बड़ा होगा उधर ही एंगल मेरे पास क्या होगा, बड़ा होगा, और वही थीटा 1 होगा। सोचो, क्योंकि मैंने एज्यूम क्या किया था, जब मैंने डायग्राम डेरिवेशन करवाया उसमें देखना, मैंने ये वाला पॉइंट नीचे से लिया था, ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा लिया था और नीचे वाला पोर्शन कम लिया था। तो जिधर ज्यादा पोर्शन होगा उसका मेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसी का आएगा। सोचने की कोशिश करो, इसका इतने पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं और इसका इतने पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगा। दोनों के कंपाउंड बनाओगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचेगा क्या, सिर्फ इसका इतना सा पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, और इसके इतने से पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा, इधर आएगा। और इधर आएगा तो इसके दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। मतलब जो एंगल बड़ा होता है उसको थीटा 1 ले लो हमेशा। एक और चीज लिख लो, बड़ा वाला एंगल थीटा 1 ले लो। क्या बोला मैंने, बड़ा एंगल, लार्ज एंगल थीटा 1 ले लो, लार्ज एंगल क्या ले लो, थीटा 1। ये कंडीशन होनी चाहिए। देख अब मैं यहां पर देख, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं भाई ये मैंने बोला कि भाई ये 30 डिग्री है और ये मेरे पास कितना है, 60 डिग्री। अभी सेम डायग्राम बन रहा है, जितना बड़ा एंगल होगा मतलब वो पॉइंट उतना ही, मतलब जिधर एंगल बड़ा होगा उधर ज्यादा पोर्शन होगा। तो सेम डायग्राम बन गया। देख यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, देख यहाँ से थीटा 1 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर जो डायरेक्शन थी वही है ना, परपेंडिकुलर से डायरेक्शन बनानी है। और ये मेरे पास क्या आ गया, अपोजिट, मतलब वो क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो थीटा 1 तो क्या होगा, बड़ा वाला एंगल ले लो 60 डिग्री, और छोटा वाला एंगल क्या हो गया मेरे पास 30 डिग्री। ये सेम ये अपोजिट डायरेक्शन हो गई। ठीक है, देख सेम डायरेक्शन लेके बताता हूँ। देख और एग्जांपल क्या है, ये मेरे पास रॉड है, सपोज मेरे पास ये पी पॉइंट ये रहा, यहाँ पर पी पॉइंट ये था, ये पी पॉइंट ये रहा। ठीक है, ये एंगल ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 30 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मेरा पी पॉइंट। अब सोचना, मेरे को हमेशा वर्टिकल मतलब रोड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंगल लेने होते हैं। अब सबसे पहले ऊपर वाले एंड का एंगल ये रहा, ये मेरे पास क्या होगा, θ1 होगा ऊपर वाले एंड का। अब ये θ1 कितना हो गया देख, 30 + 30, ठीक है, θ1 होगा। और θ1 कितना हो गया देख, तो θ1 कितना हो जाएगा 30, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना है 30 है ना, तो 30 + 30 कितना हो गया 60 डिग्री। θ2 क्या है, देखिए यहाँ से θ2 अगर आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक्चुअल में θ2 का होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज ये वर्टिकल लाइन हो गई इस रोड के, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, और θ2 जो एंगल बनता है वो लोअर एंड से बनता है, लोअर एंड का एंगल θ2 है, अपर एंड से जो एंगल बन रहा है वो θ1 है। तो देख लोअर एंड का, ये लोअर एंड वाली लाइन ये रही, तो यहां से मैं एंगल बनाऊंगा, देखो तो ये एंगल के एंटी क्लॉकवाइज है, तो इधर से घूमे 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 आए नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, ये आ गए अपन आगे उस लाइन तक। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप उस लाइन को छुओगे, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये θ2, ये एंटी गया 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 यहीं मिल गई थी ये वाली लाइन, तो लेकिन यहां पर तो ये वाली लाइन यहां पर मिल रही है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 - 30, कितना हो गया ये 330 डिग्री हो गया। क्या 330 डिग्री हो गया, 330 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, 3, अरे समझ में आ रहा है, 330 बोलो या -30 बोलो एक ही बात है क्या, या -30 बोलो एक ही बात है। तो देख यहाँ पर क्या हो गया, तो θ2 कितना हो जाएगा, θ2 कितना ले लोगे -30 डिग्री, θ2 कितना हो जाएगा -30 डिग्री। तो देख मैं यहाँ पर जो बोल रहा था ना कि देख एंगल डायरेक्शन अपोजिट, एंगल का डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों के साइन क्या आ जाए पॉजिटिव। अगर एंगल डायरेक्शन सेम हो जाए, देख एंगल का डायरेक्शन क्या है, सेम आ रहा है ना दोनों क्लॉकवाइज, एक्चुअल में अभी यहां से देखोगे ये मेरा एंगल का डायरेक्शन और ये एंगल का डायरेक्शन दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों डायरेक्शन मेरे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे थे। तो इसलिए मेरे डायरेक्शन जब सेम आएंगे तो मेरे पास एंगल क्या हो गए, अपोजिट, साइन ऑफ θ1 एंड θ2 क्या हो गया, अपोजिट हो गए। और मैंने बोला बड़ा वाला एंगल हमेशा θ वाला लो, बड़ा वाला एंगल आ गया 60 डिग्री, बड़ा वाला एंगल क्या है 60 डिग्री आ गया। समझ इस चीज को, मतलब जैसे समझ में आया सब तरीके से बता रहा हूं मैं, वैसे आप θ1 θ2 आइडेंटिफाई करो। देख और यहां पर देख और क्या हो सकता है, अगर मैं बोल देता हूं, देख और क्या एग्जांपल दे सकता है, देख θ1 θ2 आ गया, उसके बाद तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। चाहो तो इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिख दो, ई परपेंडिकुलर तो आपका हमेशा इधर ही आएगा, ई पैरेलल कहां आएगा, ज्यादा वाला पोर्शन ऊपर वाला है तो ई पैरेलल नीचे आ गया। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके इसका तो पूरा फील्ड इधर ही आएगा ना, तो ई परपेंडिकुलर तो इधर ही आएगा ये, और ई पैरेलल भी तेरा नीचे ही आएगा ये ई पैरेलल, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देख और देख और क्या, अगर मैं रोड को ऐसे कर दूं, ये सपोज रोड ये है, सपोज अपने पास एक ही हो गया और एक ही हो गया, मैं ये वाला एंगल बोल देता हूँ 60 डिग्री और ये वाला एंगल बोल देता हूँ 30 डिग्री, सिंपल, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिंपल सा फंडा है, हमेशा वर्टिकल लाइन से देखो, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से देखो एंगल एक तो इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, ये उस लाइन से एंगल बनाओ। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों एंगल क्या ले लो, पॉजिटिव। एंगल डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एंगल क्या ले लो, पॉजिटिव। और एंगल डायरेक्शन सेम है तो दोनों का साइन क्या आएगा मेरे पास, अपोजिट आएगा, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। अब यहां से अगर आप देखोगे बड़ा, मैंने क्या बोला, बड़ा वाला एंगल पॉजिटिव ले लो, θ1 देख क्या है सिंपल, तो θ1 क्या आ गया 60 डिग्री और θ2 कितना आ जाएगा, θ2 कितना हो जाएगा, साइन अपोजिट है, अपोजिट होता तो एक्चुअल में दोनों पॉजिटिव साइन लेते हैं अपन, तो θ2 कितना हो गया मेरे पास 30 डिग्री। और फील्ड कहां बनेंगे, इधर वाला पोर्शन ज्यादा है तो फील्ड यूं जाएगा, नेट फील्ड इधर जाएगा तो उसके दो कंपोनेंट क्या आएंगे, परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर तो इधर आएगा और ई पैरेलल मेरे पास क्या आएगा, इधर आएगा। समझ रहा है ना, इधर जाने का मतलब क्या हुआ, इतना फील्ड और इतना फील्ड ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्योंकि इसका फील्ड कैसा आएगा, इधर आएगा, इसके दो कंपोनेंट एक तो इधर आएगा एक इधर आएगा। इस तरीके से इतने से पोर्शन का फील्ड भी क्या होगा, इधर आएगा, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा हुआ क्या, इतना सा पार्ट, तो इतने से पार्ट का फील्ड आएगा वो इधर ही आएगा, तो इसलिए मेरे पास इधर लिया मैंने। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो आप, यहाँ से ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल निकाल सकते हो आप यहाँ पर। और नेट फील्ड अगर मुझे निकालना हो, रिजल्टेंट फील्ड कहाँ आएगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा मेरे पास क्या, ई नेट। तो यहाँ से करके देख लेते हैं अपन, देख ई परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, इसका लैम्बडा मुझे पता है और ये परपेंडिकुलर से मुझे ए पता है, तो के लैम्बडा अपॉन ए साइन 30 प्लस साइन 60, तो एक तो ये आ गया मेरे पास। और ई पैरेलल क्या हो गया, के लैम्बडा अपॉन ए कॉस θ2 कॉस 30 माइनस कॉस 60। और यहाँ से ई नेट अगर मुझे लिखना है तो ई नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर
और ई पैरेलल का स्क्वायर, ये हो जाएगा। देख एक और देख यहाँ पर, और क्या कर सकता हूँ मैं, देख और कैसे आ सकता है। देख मेरे पास ये है, सपोज पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है, एक ये एंड ये रहा और एक एंड मेरे पास ये रहा, एक एंड मेरे पास ये रहा। एंगल दे देता हूँ मैं, कुछ भी ले लो यार, एंगल क्या लोगे, इसका लैम्बडा पता है मुझे, ये ले लो 30 डिग्री और ये भी ले लो 30 डिग्री, ये पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। क्या होगा, देख दो एंगल है, अब देख दोनों एंगल सेम वर्टिकल से, जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो आप, मतलब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइन से दोनों एंड को मिलाने वाली लाइन पे एंगल होते हैं आपके पास में। तो एक एंगल तो ये बनेगा मेरा, ठीक है, एक एंगल तो ये बनेगा और दूसरा एंगल इस वर्टिकल लाइन से ये बनेगा, बड़ा वाला। तो ये वाला एंगल तो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। बड़े वाले एंगल को क्या ले लो, अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल डायरेक्शन सेम हो तो साइन क्या आएगा, अपोजिट आएगा। तो इस डायरेक्शन को अगर मैं θ1 को ले लेता हूं 60 डिग्री, तो θ2 कितना आ जाएगा, -30 डिग्री। डायरेक्शन क्या कर दो, अपोजिट कर लो, बस यहां पर वैल्यू पुट कर लो। आप यहां से वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बस यहां से सॉल्व कर लो आप, यहां से ई नेट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। बस θ1 और θ2 आपको आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो जाके मजा आएगा आपको। चल कर जल्दी नोट कर इसको, जल्दी लिख, उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, जल्दी लिख इसको। और भी कुछ देख सकता है क्या देखना आ गया ना आपने को, चल नेक्स्ट लिखो, इनफाइनाइट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर या इनफाइनाइट रोड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रोड। इनफाइनाइट वायर बोल दो, रोड बोल दो, एक ही बात है ना, कि रोड की थिकनेस अपन बहुत नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं। देखो इनफाइनाइट रोड का मतलब क्या हो गया, देखो इनफाइनाइट रोड का मतलब क्या है, एक ये इनफाइनाइट जो होता है वो हमेशा रिलेटिव टर्म होता है। इनफाइनाइट क्या होता है, हमेशा रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या हो गया, इसको भी मैं इनफाइनाइट रोड बोल सकता हूँ। मतलब अगर जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट अगर उसके बहुत पास में हो, एकदम पास में बिल्कुल देख ही नहीं पा रहा हो, तो ये पी पॉइंट से अगर मैं इसका ये वाला एंड देखूंगा तो उसको बहुत ऊपर नजर आएगा, सोच के देख, नीचे वाला पॉइंट उसको बहुत नीचे नजर आएगा। ऐसा लगेगा इस पी पॉइंट पर बैठ के आप देखोगे तो लगेगा ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो गया। समझ में आ रहा है, तो क्लियर समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर मेरे पास डी की वैल्यू बहुत अगर छोटी हो उसके वायर की लेंथ के कंपैरेटिवली, तो वायर क्या होगा, हमेशा इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट वायर मतलब इनफाइनाइट रॉड का मतलब क्या हो गया, इफ लेंथ ऑफ द रॉड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ए क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ए क्या होगी, हमेशा ए हमेशा क्या लेना है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ए हमेशा क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। चल अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रोड निकालना है। देखो क्या होगा, अब रिप्रेजेंट करने का तरीका लेकिन वही होता है, बनाएंगे कैसे, तो ये मेरे पास ये इनफाइनाइट रोड को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो यहां पर मेरे पास क्या है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर, ठीक है, ये कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब यहां पर सोचो, अब ध्यान से देखना, ये बहुत इस पी पॉइंट से देखो, ये वाला पॉइंट बहुत ऊपर नजर आएगा, मतलब ये कुछ सिचुएशन ऐसी है, सोच के देखना, ये कुछ सिचुएशन, एक ये रोड है और बिल्कुल पी पॉइंट यहां पर है, ये पी पॉइंट यहां पर है, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये दोनों बराबर सिचुएशन है। मतलब अगर मैं यहां से ये लाइन, इस एंड से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो देख एंगल, ये एंगल कितना बनेगा, ये θ1 होगा, कितना होगा 90 डिग्री। और इस वाले एंड से भी अगर मैं एंगल बनाऊंगा तो θ2 भी कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास। समझ में ना, वर्टिकल से, ये वर्टिकल से एंगल बनाया मैंने ये, कि ऑलमोस्ट ये लाइन जो होगी वो क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो θ1 θ2 दोनों क्या 90 डिग्री आ गए। तो यहां से ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर निकालो। ई परपेंडिकुलर क्या हो गया, के, इसका मुझे लैम्बडा पता है, तो के लैम्बडा अपॉन ए साइन θ2 प्लस θ1, फॉर्मूला ये होता है ना, साइन θ2 प्लस θ1, तो साइन 90 प्लस साइन 90, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा, कितना आ गया 2 के लैम्बडा अपॉन ए, ई परपेंडिकुलर हो गया।
ई पैरेलल क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ई पैरेलल का फॉर्मूला था आपके पास कितना, के लेमडा अपॉन ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये तो दोनों ही कैंसिल हो गए, तो ये ई पैरेलल तो बिल्कुल क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया। मतलब इनफाइनाइट वायर के लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो देखिए इनफाइनाइट वायर अगर है तो इसका इस किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, और वही उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो किसी भी इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल, वो ई परपेंडिकुलर के बराबर ही होगा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो किसके बराबर होगा, 2k लेमडा अपॉन ए। समझ में आ गया, 2k, ये इसका क्या दे रखा मुझे, लेमडा। सोचो अगर मेरे पास माइनस, अगर मेरे पास नेगेटिव लेमडा हो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी। अगर मैं इसको बोल देता हूं ये रॉड ऐसी है, अगर मैं बोल देता हूं इसका लेमडा जो है वो नेगेटिव है, तो इसी पॉइंट पर P पर, ये मेरे पास डिस्टेंस A है, इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आ जाएगा, टूवर्ड्स आ जाएगा, है ना, टूवर्ड्स आ जाएगा। तो P पॉइंट, लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मैग्नीट्यूड वही रहने वाला है, कंफ्यूज मत हो जाना, 2k लेमडा अपॉन ए। समझ में आ रहा है, तो ऐसे, तो ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट वायर। ठीक है, इनफाइनाइट वायर। देख यहाँ से कुछ क्वेश्चन अपन इनफाइनाइट वायर का क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर देख क्वेश्चन क्या है इनफाइनाइट वायर पे, क्वेश्चन क्या बन सकता है इनफाइनाइट वायर का, हे भगवान क्या बनाऊं, अरे प्रभु क्या बनाया यार इनफाइनाइट वायर। जैसे सपोज मेरे पास ये 2 वायर है इनफाइनाइट, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मेरे पास कितना है, प्लस लेमडा, और इसका कितना है, माइनस लेमडा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2r। ये मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। पोज करके ट्राई कर, देख पोज करके ट्राई करो, एक का प्लस लेमडा है, दूसरे का माइनस लेमडा है, P पॉइंट पर निकालना है। देख P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनफाइनाइट वायर से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अवे फ्रॉम प्लस लेमडा होता है और टूवर्ड्स माइनस लेमडा होता है। तो प्लस लेमडा की वजह से क्या होगा, अवे, मतलब इस डायरेक्शन में आ जाएगा E प्लस, और टूवर्ड्स नेगेटिव, इसकी वजह से जो आएगा वो क्या आएगा, E माइनस, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, E माइनस। और डिस्टेंस कितनी है, ये मिड पॉइंट वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, R। तो देख यहाँ से मैं E प्लस के मैग्नीट्यूड को लिखूँ तो कितना आएगा, 2k लेमडा अपॉन R, डिस्टेंस आ गई क्योंकि मिड पॉइंट जो है वो R डिस्टेंस पर है, और E माइनस जो होगा उसका फॉर्मूला भी सेम होगा, 2k लेमडा अपॉन, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड EP, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो देख यहाँ से तो EP कितना आ जाएगा, E प्लस कितना है, तो 2k लेमडा अपॉन R प्लस 2k लेमडा अपॉन R, ये हो जाएगा 4k लेमडा अपॉन R। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड आ गया, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जल्दी लिख इसको, और क्वेश्चन करते हैं अपन अभी बस। ठीक है, देख और क्वेश्चन करो, तो इसके और क्वेश्चन देख क्या आ सकते हैं एग्जाम में। एक क्या बना सकते हो, कुछ भी बना दो। ये मेरे पास इनफाइनाइट वायर है और एक और ये इनफाइनाइट वायर है, मुझे इस पॉइंट पर, ठीक है, ये 0,0 है, मुझे इस पॉइंट पर क्या मालूम करना है, इसके कोऑर्डिनेट है A, और ये P पॉइंट है। ठीक है, इसका लेमडा है और इसका भी क्या है, मेरे पास लेमडा है, मुझे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। या एक काम करो, थोड़ा और मैं कर देता हूँ, फाइंड फोर्स, ताकि और क्लियर, फोर्स ऑन स्मॉल q प्लेस्ड एट P पॉइंट। P पॉइंट पर अगर स्मॉल q रखूं तो उस पर क्या आएगा, देखो सिंपल सा फंडा है। देखो यहाँ पर ये पॉइंट है, कितने डिस्टेंस पर होगा, ये डिस्टेंस मेरे पास कितनी होगी, a, ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास, ये भी a। पूरा इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट इस वाले वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इधर आएगा। इसको फर्स्ट वायर बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड वायर बोल देता हूँ, इसको बोल दिया मैंने E1। इसकी वजह से भी क्या आएगा, परपेंडिकुलर, इसको मैंने कितना बोल दिया, E2, और दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या आएगा, मेरे को E नेट दे देगा। तो देख यहाँ से क्या आएगा, सिंपल देखो, E1 का फॉर्मूला क्या हो गया, 2k लेमडा अपॉन A, और E2 भी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी, परपेंडिकुलर A है ना, ये इनफाइनाइट वायर है, और E2 भी कितना हो जाएगा,
2 के लेमड़ा अपॉन ए। यहाँ से ई नेट कितना हो गया, ई नेट हो जाएगा अंडर रूट, दोनों सेम है, जब दोनों सेम परपेंडिकुलर होते हैं तो रूट 2 टाइम्स हो जाता है, रूट 2 टाइम्स, ये हो जाएगा रूट 2 टाइम्स कुछ भी ले लो इवन, तो ये हो जाएगा रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 के लेमड़ा अपॉन ए। मुझे क्या पूछा, फोर्स पूछा है, तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू मल्टीप्लाइड बाय ई नेट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है ना, जिस चार्ज क्यू को, अगर किसी चार्ज क्यू को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्यू चार्ज पे फोर्स लगाता है, कितना, क्यू मल्टीप्लाइड बाय ई नेट। तो बस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 के क्यू लेमड़ा अपॉन ए। अगर आप चाहो तो यहाँ से कितना फोर्स भी यहाँ पर प्रूव कर सकते हो, है ना, कोई फोर्स का फॉर्मूला भी यहाँ पर डेराइव कर सकते हो। ठीक, इसके बाद एक और देख क्या है, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर हो गए, उसके बाद इनफाइनाइट वायर हो गया, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर ड्यू टू, ये सारी की सारी चीजें अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी पढ़ेंगे, तो यहां पर जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लेना, मैग्नेटिक फील्ड में सेम वो की वो चीजें आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर क्या हो जाएगा, हो क्या देख, सेमी इनफाइनाइट वायर देख लें। सेमी इनफाइनाइट वायर किसको बोलोगे आप, ये वायर इनफाइनाइट तो है लेकिन एक एंड पर क्या है, पी पॉइंट है, पी पॉइंट कहाँ आ जाए, एक एंड पे आ जाए। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, पी पॉइंट इज एट वन एंड ऑफ इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर के एक एंड पर क्या आ जाए, पी पॉइंट आ जाए, उसको क्या बोल दोगे आप, सेमी इनफाइनाइट। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, ए। अब देख यहाँ से मैं देखूंगा तो मेरे पास थीटा वन तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब सोचो अगर ये इनफाइनाइट वायर होता तो ये लेंथ यहाँ होती, तो इस एंगल को अपन ने कितना लिया था, थीटा 2 कितना लिया था, 90 डिग्री, थीटा 2 कितना आया था, 90 डिग्री। अब सोचो ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, समझ में आ रहा है, ये पी पॉइंट तो वहीं था लेकिन वायर जो है वो यहीं तक है, वायर वो यहीं तक है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, मतलब ये वाला एंगल धीरे धीरे कम होगा। सोच के देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया है, ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ ले लूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, समझ के देखो, ये वाला पॉइंट अगर मैं यहाँ ले लूँ तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, बिल्कुल कम हो गया, कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो देख यहाँ से थीटा 1 तो कितना आ गया, तो थीटा 1 तो हो गया 90 सेमी इनफाइनाइट के लिए, और थीटा 2 कितना हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ से देख परपेंडिकुलर देखो, यहाँ पर अब वो आएंगे मेरे पास परपेंडिकुलर, दोनों देख लो कितने हो जाएंगे। तो ये तो हो गया मेरे पास ई परपेंडिकुलर, और पूरा वायर ऊपर है तो फील्ड सारा नीचे आएगा, है ना, फील्ड सारा नीचे आएगा, तो उसके दो कंपोनेंट नीचे ही आने वाले, ऊपर कुछ भी नहीं जा सकता। दूसरा क्या हो गया, ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर देख कितना है, यहाँ से निकाल लेते हैं अपन ई परपेंडिकुलर दोनों। एक थीटा 1 कितना है, कहाँ लिखूँ, थीटा 1 हो गया 90 डिग्री और थीटा 2 हो गया मेरे पास 0 डिग्री, बस यहाँ से लिखो आप ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, के क्यू, के लेमड़ा, इसका लेमड़ा पता है मुझे, तो के लेमड़ा अपॉन ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 साइन 90 प्लस साइन 0 कितना आ गया, के लेमड़ा अपॉन ए, ये हो गया ई परपेंडिकुलर। और यहाँ से ई पैरेलल भी देख लो, ई पैरेलल कितना आ गया, हाँ, के लेमड़ा अपॉन ए, है ना, ई पैरेलल कितना, के लेमड़ा अपॉन ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 कितना है 0 माइनस कॉस थीटा 1 कितना है कॉस 90, तो देखो कितना हो जाएगा, कॉस 90 0 हो गया, तो ई पैरेलल और कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1, एक सेम आ गया, तो ये भी कितना आ गया, के लेमड़ा अपॉन ए, दोनों सेम होते हैं। तो ई परपेंडिकुलर भी क्या आ गया, के लेमड़ा अपॉन ए, और ई पैरेलल भी कितना आ गया, के लेमड़ा अपॉन ए। दोनों का रिजल्टेंट अगर आप निकालोगे क्या आएगा, इस डायरेक्शन में रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो परपेंडिकुलर हो, जब दो वेक्टर सेम हो परपेंडिकुलर हो तो एंगल कितना रूट 2 टाइम्स, क्यों अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो यहां से देख ई नेट, अगर मैं ई नेट अगर मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, तो ई नेट हो जाएगा रूट 2 टाइम्स के लेमड़ा अपॉन ए। समझो इस चीज को,
अगर ये वाला पॉइंट वहां उस एंड पर होता तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता, बस ऊपर चला जाता, मैग्नीट्यूड वही आएंगे दोनों, क्योंकि थीटा 2 90 है ना, और थीटा 1 कितना हो जाता, 0 डिग्री हो जाता। ओ भाई क्लियर, जल्दी लिख, ठीक है जल्दी लिखो उसको, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन और क्वेश्चन करा दो। चल देख और क्वेश्चन देख, और क्या कर सकते हैं अपन, सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख यार यहाँ पर। सपोज मेरे पास एक वायर ये है और एक वायर ये है, ठीक है, इसका लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका भी दिया हुआ है मुझे लैम्डा कूलम पर मीटर। आपको यहाँ पर एक पॉइंट है ए कोमा ए पर पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, ठीक है। यहाँ एक काम करो, क्वेश्चन थोड़ा वैसे करता है कि फोर्स ऑन स्मॉल चार्ज क्यू प्लेस्ड एट, ताकि दोनों काम हो जाएंगे, प्लेस्ड एट पी पॉइंट, पी पॉइंट पर एक चार्ज क्यू प्लेस कर दो तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। फोर्स किसी भी पॉइंट पर अगर एक चार्ज रखे वहां पर फोर्स निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो तो Q इंटू ई करके अपना फोर्स आ जाता है। तो सिंपल यहाँ पर ई निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब ई निकालने के लिए देखो यहाँ पर दो कंडी, अब यहाँ पर दो वायर है, इसको वायर नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको वायर नंबर 2 बोल देता हूँ। देख यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देख सिंपल सही है, मेरे पास इस वाले वायर की बात करूँ, ये मेरे पास वर्टिकल लाइन हो गई, देख ये मेरे पास ये ए होगा और इधर कोऑर्डिनेट कितने हैं ए, और ये भी कितना हो गया ए, ये दोनों साइड क्या है सेम है मेरे पास, तो एंगल कितना आ जाएगा 45 डिग्री, दोनों एंगल क्या आएंगे 45 डिग्री आएंगे, समझो, क्योंकि ये 90 है मेरे पास, ये 90 है तो 45 आएंगे, तभी तो मेरे पास लेंथ सेम होगी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब देख इसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द वायर जो है वो इधर है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। जब इधर जाएगा तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा ई परपेंडिकुलर फर्स्ट इधर, और इधर आएगा मेरे पास ई पैरेलल किसका, फर्स्ट का। ये समझ में आ गया, फर्स्ट वायर के एंगल देखने हैं, और एंगल क्या हो जाएंगे, इसका ये एक और ये हो गया, और इसका एंगल मेरे पास कितना हो गया इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होते तो सेम एंगल ले लो, ये 90 डिग्री आएगा, ए सेम साइन लो, समझ में आ रहा है। ये कितना होगा 90, और बड़ा वाला क्या ले लो, हमेशा थीटा 1 ले लो, बड़ा वाला क्या ले लो थीटा 1 ले लो। तो देख फर्स्ट वायर के लिए लिखता हूँ, देख मैं सबसे पहले फर्स्ट वायर की बात करें अपन, देख फर्स्ट वायर में ई परपेंडिकुलर कितना आएगा के लैम्डा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई ए, परपेंडिकुलर क्या साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। फर्स्ट वायर के लिए थीटा 1 बड़ा वाला 90 डिग्री, और दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए साइन मेरे पास क्या है सेम 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, तो के लैम्डा अपॉन ए साइन 91, और ये हो जाएगा 1/1/√2, ये हो गया ई परपेंडिकुलर। देख पोज करके ट्राई करना क्वेश्चन हमेशा। ई पैरेलल देख क्या होगा, ई पैरेलल कितना बनेगा, ई पैरेलल के लैम्डा अपॉन ए, क्या था फॉर्मूला, क्या था cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, छोटा एंगल माइनस बड़ा एंगल होता है हमेशा, तो cos थीटा 2 मतलब cos 45, छोटा एंगल माइनस बड़ा एंगल होता है, छोटा एंगल माइनस बड़ा एंगल होता है cos 90। तो देख कितना आ गया मेरे पास, ये हो गया के लैम्डा अपॉन ए cos 45 होता है 1/√2, ये हो गया ई परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरीके से इस वाले वायर का देखो, अब इस वाले वायर का मैक्सिमम पोर्शन ऊपर है, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट, अगर कोई फील्ड इधर है दो कंपोनेंट, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, तो एक कंपोनेंट इसका ये आ गया, ये इस वायर का क्या होगा ई परपेंडिकुलर होगा सेकंड वायर का, और इधर नीचे आ जाएगा क्या ई पैरेलल आ जाएगा सेकंड वायर का। एंगल्स देख लो, एंगल्स क्या, एक एंगल मेरा यहां से बनेगा, ठीक है, ये कितना हो गया 90 डिग्री, दोनों एंड से बनाने हैं, दोनों एंड ऑफ द वायर से बनाने हैं, ये 45 है तो ये भी कितना हो गया 45, और एंगल क्या है वर्टिकल लाइन से ये हो गया, और वर्टिकल लाइन से एंगल ये हो गया, दोनों अपोजिट है तो साइन सेम आएंगे, दोनों अपोजिट है तो साइन सेम आएंगे। देख सेकंड वायर, तो सेकंड वायर के लिए थीटा 1 बड़ा ले लो आप, और साइन सेम ले लो, क्योंकि मेरे पास क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, और थीटा 2 कितना हो गया 45 सेम आ रहा है, यहाँ पर एंगल वापस मेरे पास क्या हो गए सेम हो गए। तो देख यहाँ से मेरे पास ई परपेंडिकुलर, ये मेरे पास फर्स्ट वायर का था, और ये ई परपेंडिकुलर फर्स्ट वायर का, ई परपेंडिकुलर सेकंड वायर का क्या होगा के लैम्डा अपॉन ए, परपेंडिकुलर बोले तो साइन, ठीक है, और पैरेलल में हमेशा होगा कॉस, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 2
मतलब वही θ1 प्लस साइन θ2, क्या आ गया मेरे पास ये, तो k लेमड़ा अपॉन ए 1 प्लस 1 बाय रूट 2, और ई पैरेलल सेकंड का क्या आ जाएगा, k लेमड़ा अपॉन ए हो नीले गगन की दिली दर्दी का प्यार पली cos 90 cos θ2 cos 45 माइनस cos 90, भाई साहब कितना आ गया साहब, के लेमड़ा बाई ए cos 45 1 बाय रूट 2 90 भाई साहब देख ले। अब यहाँ पर देखो, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देख क्या आएगा, ये दोनों ऑपोजिट है और ये दोनों ऑपोजिट है। देख फर्स्ट का परपेंडिकुलर में से सेकंड का पैरेलल माइनस करना है। फर्स्ट का परपेंडिकुलर में से सेकंड का पैरेलल माइनस होगा। ये इक्वेशन ना इसको थर्ड बोल दो, इसको बोल दो भाई साहब 2। देख अब यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, थोड़ा सा समझना इसको, आप देख समझने की कोशिश करना। अब इसमें से बड़ा कौन सा, पैरेलल, इन दोनों को देखे अपन, परपेंडिकुलर 1 ये रहा और पैरेलल 2 ये रहा। पैरेलल 2 छोटा है, पैरेलल 2 छोटा है तो परपेंडिकुलर 1 बड़ा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का नेट कहाँ आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो डायग्राम बना रहा हूं, तो ई परपेंडिकुलर जो आ जाएगा वो क्या किसको किसमें से माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, मतलब इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा। देख कितना बचेगा, 1 बाय रूट 2 वाला टर्म घायल हो जाएगा, मतलब घायल क्या यो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, के लेमड़ा अपॉन ए बचेगा। समझो इसको कैसे लिखा है मैंने, ये इक्वेशन कैसे निकाली है, ई परपेंडिकुलर फर्स्ट में से ई पैरेलल 2 माइनस किया है मैंने, ठीक है। इसको मैं E1 बोल देता हूँ। चलो इधर देखो, इधर कौन बड़ा है, इनमें से कौन बड़ा है, पैरेलल 1, ये पैरेलल 1 और परपेंडिकुलर 2, परपेंडिकुलर 2, तो परपेंडिकुलर 2 बड़ा है, परपेंडिकुलर 2 बड़ा है, पैरेलल 1 से परपेंडिकुलर 2 बड़ा है, मतलब नेट फील्ड का आएगा, इधर आएगा, ये इधर आ गया, इसको मैं E2 बोल रहा हूँ। E2 ये सॉरी ये कितना आ गया था, के लेमड़ा अपॉन ए, और E2 ये E2 कितना आएगा, E2 आएगा किसमें से, E परपेंडिकुलर 2 में से E पैरेलल 1 माइनस कर दिया, और इसकी वैल्यू देख, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, E परपेंडिकुलर 2 में से E पैरेलल 1, देख इन दोनों को माइनस कर, 1 बाय रूट 2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो ये भी आएगा कितना, के लेमड़ा अपॉन ए। फाइनली रिजल्टेंट क्या आएगा, दोनों का रिजल्टेंट ये कितना है, के लेमड़ा अपॉन ए, ये भी कितना है, के लेमड़ा अपॉन ए, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, जब दोनों सेम होते हैं तो रूट टू टाइम्स ई नेट इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट 2 के लेमड़ा अपॉन ए। फोर्स देख लें यहाँ पर, पी पॉइंट पर रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स क्यू इंटू ई नेट कितना हो गया, रूट 2 के क्यू लेमड़ा अपॉन ए। भाई जल्दी लिख, फिर अगला प्रश्न करते हैं अपन, अगला प्रश्न जल्दी लिख। लेकिन जल्दी लिख दे, एक प्रश्न और करते हैं अपन फटाफट, जल्दी लिखो रे मेरे लालो। देखो और क्या प्रश्न पूछ सकते हो। देखा स्क्वायर है, स्क्वायर एल लेंथ का स्क्वायर है, इसका लेमड़ा, इसका लेमड़ा, एक काम करो इसका माइनस ले लो, इसका माइनस लेमड़ा ले लो, इसका लेमड़ा, इसका माइनस लेमड़ा, ठीक है। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। आपको क्या निकालना है, सेंटर वाले पॉइंट ओ पर, पी पॉइंट है आपका, ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई। ट्राई कर जल्दी ट्राई कर जल्दी ट्राई करो भाई साहब, ट्राई करो, ट्राई।
क्या होगा देख, करे ट्राई करे। हाँ पी पॉइंट पर देख, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ध्यान से देखना, देख मैग्नीट्यूड तो सबका सेम आएगा, फील करो, क्योंकि लेमड़ा 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 माइनस लेमड़ा, ठीक है। लेकिन फील्ड का डायरेक्शन बना सकते हो। देख मैं ये वाला वायर लेता हूँ, देख सबसे पहले ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 वायर। इस वायर की वजह से क्या आएगा, इधर आएगा, सोच के देख, E1 परपेंडिकुलर आएगा ना, बिल्कुल। क्यों आएगा, देख सोच के देख, जब एंगल मेरे पास क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट है बिल्कुल, और स्क्वायर है, तो ये पूरा 90 बनता है। ये कितना हो गया 45, ये भी कितना हो गया 45। याद करो जब एंगल सेम होते हैं, जब भी θ1 = θ2 होता है, तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा, E पैरेलल की वैल्यू 0 हो जाएगी। E पैरेलल में दोनों का डिफरेंस होता है, और E परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K लेमड़ा अपॉन ये वाली डिस्टेंस चाहिए मुझे। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/2। एक काम कर, 12 ले ले यार, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी अपनी ईजी हो जाएगी। अरे फील आ रहा है, फील ओ भील, अरे फील आया कि नहीं आया। ये L होगा ना सेंटर पॉइंट से, ये 12 है तो L, तो देख क्या होगा, K लेमड़ा अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन θ1 प्लस साइन θ2, तो ये हो गया साहब K लेमड़ा है 1/√2 1/√2 2/√2 2/√2 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 2/√2 तो देख कितना हो जाएगा, ये √2 K लेमड़ा अपॉन L। ये हो गया मेरे पास E परपेंडिकुलर, ये एक ही आएगा, मतलब ये समझ में आया। तो देख E1 का मैग्नीट्यूड √2 K लेमड़ा अपॉन L। इसी तरीके से इस वाले का देख, इस वाले का भी क्या आएगा, नीचे की तरफ E परपेंडिकुलर, ये सेकंड वाले वायर का लिख दिया मैंने। थर्ड वाले वायर का देख सारे मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, तो मैं E ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, सारे मैग्नीट्यूड सेम आएंगे ना, उसको E ले लेता हूँ। इस नेगेटिव की वजह से क्या आएगा, इसकी तरफ आएगा, वो भी कितना आएगा, E आएगा। इस नेगेटिव की वजह से क्या आएगा, इधर ही आएगा, तो वो भी कितना आएगा, E आएगा। तो देख रिजल्टेंट क्या बनेगा, अब E की वैल्यू किसके बराबर होगी, E परपेंडिकुलर के बराबर होगी, और ये हो जाएगा K लेमड़ा अपॉन √2 K लेमड़ा अपॉन L, और L बस। अब यहां से क्या देखो, दो फील्ड आ गए, एक तो 2E इधर आ गया और 2E इधर आ गया, दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, E नेट इधर आएगा, और दो जब एक जैसे परपेंडिकुलर होते तो √2 टाइम्स हो जाता था, √2 टाइम्स 2E, तो देख कितना हो गया, तो √2 टाइम्स 2, और E कितना है, E है मेरे पास कितना, अरे एक आधा √2 मत खा जाना। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, क्या कर दिया मैंने, क्या कर दियो, समझ में आ रहा है। तो यहां से मेरे पास क्या है, E नेट आ गया मेरे पास नीचे, E नेट कितना हो गया मेरे पास, और E की वैल्यू कितनी है भाई, ये सही तो कर दिया ना, 1/√2 2/√2 √2 K लेमड़ा बाय L, और क्योंकि सारे 45 बनेंगे, ये अपने को चीज़ समझ में आ रही है ना। इन दोनों का इसकी वजह से ये पॉजिटिव था ना इधर, ये नेगेटिव था इधर, ये पॉजिटिव था इधर, ये नेगेटिव था इधर, दोनों हो गए 2E परपेंडिकुलर हो गए, ऑलराइट। तो ये किधर, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, अच्छा √2 टाइम्स सिंगल, तो √2 टाइम्स सिंगल 2E हो गया √2 K लेमड़ा अपॉन L, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 K लेमड़ा अपॉन L। और क्या फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, Q इक्वल्स टू, अगर फोर्स निकालना है EP निकालना है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड P निकालना है, ये P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास, ये जल्दी लिख लो इसको। देख एक और क्वेश्चन कर, देख क्या होगा। एक क्वेश्चन क्या है, सपोज ये मेरे पास वही इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है आपके पास, इसका मुझे लेमड़ा पता है, लेमड़ा कूलम पर मीटर। आपने क्या किया, एक Q चार्ज है, कितनी डिस्टेंस पर, R1 डिस्टेंस पर। इस Q चार्ज को आप क्या करते हो, रेस्ट से रिलीज करते हो। इफ Q चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये रेस्ट पर है, यहाँ से मैं रिलीज करता हूँ, यहाँ से रिलीज करता हूँ, कहाँ जाएगा सोचो, कहाँ जाएगा, सोच के देख, उधर जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में तो इसके ऊपर फोर्स उधर लगेगा। तो सपोज ही यहाँ आया, कहाँ आया, सपोज इस पॉइंट पर आया, ये P पॉइंट है, और ये डिस्टेंस जो है वो कितनी है, R2 है। तो जब ये P पॉइंट पर जब पहुंचेगा, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो वेलोसिटी मुझे मालूम करनी है।
कोई समझ में आ गया कि ना चार्ज को है ना यहां से जब आप रिलीज करते हो तो डेफिनेटली वो आगे मूव करेगा, तो जब वो पी पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है इस पी पॉइंट पर कितनी होगी, क्या होगा, क्या कर सकते हैं। तो जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप जाते हो तो एक सिंपल सा फंडा है, देख यहां पर देखना, चार्ज एक्सेलरेट करेगा, अब मुझे वेलोसिटी निकालनी है। देख पहली बात तो जब रिलीज कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी देख क्या होगा, एक चीज समझ में आ गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी मुझे मालूम करनी है। अब यहां पर देखो आप, अब इस पे फोर्स कितना लग रहा है इस क्यू पॉइंट पर, यहां पर क्या ये रेस्ट पर है पहली बात तो। अब कोई भी जनरल अगर मैं किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे फोर्स निकालना हो किसी क्यू चार्ज के ऊपर, देख फोर्स ऑन क्यू एट किसी भी जनरल डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर, है ना, क्योंकि मेरी लिमिट क्या है, मेरे को R1 से R2 तक पहुंचाना है, कुल मिलाकर मुझे R1 से R2 तक पहुंचाना है, तो मैं क्या करता हूं, फोर्स निकालता हूं। फोर्स में क्या आएगा, R आएगा, फोर्स को मास से डिवाइड करूंगा, इसका मास भी दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन आएगा। अब वो एक्सेलरेशन जो होगा वेरिएबल होगा, सोच के देखो, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि फोर्स में क्या आ जाएगा R, क्योंकि जैसे से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की मजबूती कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा, तो उसकी वजह से फोर्स डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया। और जब भी वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है कैसे सॉल्व करते हो, v dv by dx, सिंपल। तो देख क्या हुआ, फोर्स क्या आ गया, F इक्वल्स टू क्या आ गया, Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इनफाइनाइट वायर की वजह से 2k लैम्डा बाय r डिस्टेंस में निकाला इसलिए। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इसको m से डिवाइड कर दो फोर्स को, तो ये हो जाएगा 2kq लैम्डा, 2kq लैम्डा अपॉन m इंटू r। ये एक्सेलरेशन हो गया। इस एक्सेलरेशन को किसके बराबर कर दो आप, मैंने क्या बोला, v dv by dx, पर x अपना यहां पर क्या है, r है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, v dv by dr लिख सकता हूं। देख क्या होगा यहां से, तो देख फाइनली क्या आ गया, एक जाति के प्राणी एक साथ ले लो, कैसे, v को dv के साथ ले लो ताकि इंटीग्रेबल हो पाए, इंटीग्रेशन कर पाओगे तभी, तो v dv और बाकी सब उधर ले लिया अपन ने, तो 2kq लैम्डा अपॉन m और dr, और r ऑलरेडी नीचे है, देख दिख रहा है अपने को, इधर उधर सफल कर दिया। अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूं, देख अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे करोगे, v कहां से कहां चेंज हो रहा है, v 0 से कहां तक चेंज हो रहा है, v हो गया 0 से कहां तक, v तक चेंज हो रहा है, v मुझे मालूम करना है। और जब स्पीड जब 0 थी तो r कितना था, r1, और जब स्पीड v हो गई तो r कितना है, r2। बस यहां से इंटीग्रेशन कर लो, आप देख क्या होगा, इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लें अपन, ये शायद लिख लिया होगा आपने ना, ये तो लिख लिया था ना, देख क्या होगा, सॉल्व करो, v की पावर 1 क्या होगा इंटीग्रेशन, v स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ गई मेरे पास कितनी, 0 से लेकर v इक्वल्स टू 2kq लैम्डा बाय m, 2kq लैम्डा अपॉन m, और क्या हो जाएगा, dr अपॉन r, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में है ln r, अगर याद हो, और लिमिट क्या आ गई मेरे पास, r1 से लेकर r2, तो देख क्या आ गया फाइनली, तो ये हो गया 1/2 कांस्टेंट है, v स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू 2kq लैम्डा अपॉन m, लिमिट क्या आ जाएगी, देख ln, लॉग में अगर प्रॉब्लम हो तो मैंने लॉग का वीडियो बना रखा है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखना, वहाँ पर लॉग का एक वीडियो बना रखा है, जाके आप चेक करो, तो लॉग जरूर देखना अगर प्रॉब्लम आती है किसी को, तो ln r1, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो देखो यहाँ से क्या आ गया, v स्क्वायर, 2 को उधर ले रहा हूँ, 4kq लैम्डा अपॉन m ln r2 log a अपॉन log b ये होता है, और फाइनली v निकालना है, तो v क्या आ जाएगा, पूरा स्क्वायर रूट 4kq लैम्डा अपॉन m ln r2 अपॉन r1, ये मेरे पास क्या आ गया, स्पीड आ गई। लिखो जल्दी से, लिखो लिख लो जल्दी से, इसको लिखो। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर अपन, लिखो जल्दी लिखो इसको, ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, लास्ट एक और क्वेश्चन, बस रोड खत्म, फिर कल अपन रिंग स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मजा आ जाएगा आपको, फिर उसके बाद रिंग पढ़ेंगे, रिंग फोड़ देंगे अपन। देख और क्या क्वेश्चन हो सकता है, देख एक एसएचएम कर लेते हैं यहाँ पर, एसएचएम सब जगह घुसा हुआ है यार, एसएचएम सब जगह घुसा रहता है। देख क्या हो सकता है, देख वही वापस इनफाइनाइट वायर ले लेता हूँ मैं, ये इनफाइनाइट वायर है, देख मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक क्यू चार्ज है,
क्यू चार्ज है, इसका वही लेमड़ा क्यू कोमा एम। ये चार्ज जो है वो कितनी आर डिस्टेंस पर क्या है, रेस्ट पर है। ये क्या है, रेस्ट पर है, या बोल दो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अभी चार्ज यहां पर क्या इक्विलिब्रियम में है। अगर इस चार्ज को मैं x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करूं, है ना, और x की वैल्यू जो है वो r से क्या है, बहुत छोटी है, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करूं, तो आपको प्रूव करना है कि जो इसका जो मोशन होगा वो SHM होगा, और अगर SHM है तो वहां से आपको इसका टाइम पीरियड मालूम करना है। ठीक है, देख क्या क्वेश्चन क्या हो गया कि इफ Q इज, क्या लिखना है, डिस्प्लेस्ड, Q इज डिस्प्लेस्ड बाय small x, then find, prove motion of Q is SHM. Also find time period of SHM. चल देख, अब इसमें एक चीज मुझे देखनी है, इसको डिस्प्लेस कहाँ करें कि SHM करेंगे। ध्यान से देखना, अब देख सुनो, पहली बात अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसको मैं P पॉइंट बोल देता हूँ। देख एट P क्या mg तो नीचे लगेगा, या इस डायग्राम को मैं यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा इजी। mg नीचे लगेगा और ऊपर क्या लगेगा, q मल्टीप्लाइड बाई e परपेंडिकुलर, और q 2k लेमडा बाय r, इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, फोर्स। तो एट P पॉइंट दोनों इक्वल होंगे, तो एक इक्वेशन मैं यहाँ से बना सकता हूँ, mg किसके इक्वल, 2kq लेमडा अपॉन r, 2kq लेमडा अपॉन r। ये क्या हो गया मेरे पास, mg, मतलब ये को मिलाकर ये हो गया, दोनों इक्वल होंगे। एक इक्वेशन यहाँ से मैं ये बना सकता हूँ। उसके बाद देखो, अब इसको मैं डिस्प्लेस कहाँ करूँ, देख ध्यान से देखना, इसको डिस्प्लेस कहाँ करता हूँ, सोचना। अगर मैं इसको नीचे डिस्प्लेस करता हूँ, तो क्या होगा, मैं इसको ऊपर कहीं भी डिस्प्लेस कर लो यार। देख इसको मैं कहीं भी, भले ऊपर डिस्प्लेस करो भले नीचे डिस्प्लेस करो। देख अगर मैं इसको ऊपर डिस्प्लेस करता हूँ, सपोज यहाँ पर कहीं भी, तुम नीचे से कर लेना, कहीं से भी कर लेना। अगर ऊपर मैं एक्स से डिस्प्लेस करता हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं एक्स से डिस्प्लेस करता हूँ, mg तो सेम रहेगा इस पोजीशन पर, क्योंकि x बहुत स्मॉल है, तो mg में तो ज्यादा परिवर्तन आएगा नहीं है। लेकिन क्या होगा, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां ऊपर वाली पोजीशन पर f की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो नेट फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। नेट फोर्स कहां लगेगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। मतलब जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वापस क्या होगा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा, चार्ज नीचे की तरफ आएगा, मतलब रीस्टोर होगा। और रीस्टोर होता है तो SHM करने के चांसेस होते हैं। लेकिन SHM होगा या ऑसिलेशन होंगे, ऑसिलेटरी मोशन होगा, वो डिपेंड करेगा कि फोर्स के अंदर जो x की पावर है वो क्या आ रही है। अगर x की पावर 1 आती है मतलब SHM होगा। अगर नीचे करना चाहते हो, सपोज मैं नीचे इसको डिस्प्लेस करता हूं, तो यहां पर क्या होगा, यहां देखो, अगर मैं नीचे की बात करता हूं तो नीचे मेरे पास क्या होगा, नीचे जब लेके आऊंगा mg वापस वही रहेगा, लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, तो वापस ऊपर की तरफ रिपेल करेगा, वापस ऊपर की तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, तो वापस अपनी पोजीशन पे जाके क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। इसका मतलब क्या है, आप भले ऊपर हिला रहे हो नीचे हिला रहे हो, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में अपन SHM की बात करते हैं। और फिर मैंने क्या सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया SHM के अंदर, राइट डाउन द नेट फोर्स, राइट डाउन द नेट फोर्स। देखो यहां से मैं नेट फोर्स लिखता हूं। अब इस पोजीशन पर, ये Q पोजीशन है, एट Q पोजीशन जो x है ना, मैंने इसको x से डिस्प्लेस कर दिया। Q पोजीशन पर नेट फोर्स कितना है, mg तो नीचे लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है मेरे पास, q e परपेंडिकुलर। तो देख क्या हो गया, तो mg माइनस q e कितना होगा, 2k लेमडा अपॉन, अब उस पोजीशन पर r नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स, r नहीं रहेगा, r प्लस एक्स। देखो यहां से mg की वैल्यू यहां पुट कर दूं, देख क्या आ जाएगा, 2k q लेमडा अपॉन r माइनस 2kq लेमडा अपॉन r प्लस एक्स। देख क्या आएगा, 2kq लेमडा कॉमन 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस एक्स। हाँ हाथ दुखने लग गया भाई,
देख क्या होगा, तो 2k³ लेमड़ा क्या हो जाएगा, r प्लस एक्स माइनस आर अपॉन आर इंटू आर प्लस एक्स, क्या कैंसिल, कुछ कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, देख क्या आ गया, तो 2k³ लेमड़ा अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी r तो कांस्टेंट है, और r प्लस एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाय x। अब r की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी ग्रेटर देन x, तो यहाँ से तो क्या लिख सकता हूँ मैं, तो r प्लस एक्स को, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट था, इसको नियरली इक्वल क्या कर सकता हूँ मैं, r के, तो यहाँ से देख क्या आ जाएगा, तो एफ नेट इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ लिख लूँ, एफ नेट कितना आ गया, तो 2k³ लेमड़ा अपॉन r तो r है, और r प्लस एक्स को भी r लिख दिया, तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास, r स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, और क्या x है ना, तो देख यहाँ से क्या हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब कांस्टेंट क्या क्या है, अब फाइनली मुझे फॉर्मूला निकालना है। एक काम करो, एक 2k³ लेमड़ा अपॉन r को वापस mg लिख दें अपन, या ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे, अब ये सारे कांस्टेंट है ना, 2k³ लेमड़ा अपॉन r स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है, तो यहाँ से एफ नेट क्या हो गया, एफ नेट मेरे पास क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया। इसका मतलब क्या होगा, SHM होगा, ठीक है। और एफ नेट में क्या होगा, यहां से अगर आप देखोगे, ये मेरे पास क्या होता है, k, ये क्या हो गया मेरे पास k, तो k की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 2, अरे यार k कंफ्यूज हो जाओगे ना ये वाला k स्प्रिंग अपना रूट m अपॉन k, स्मॉल k लिख देता हूं यहाँ तो मैं, या सिंपल, या फिर अपन ने लास्ट क्लास में भी किया था ma लिख दो इसको आप, बहुत सारे तरीके हैं ना, 2k³ लेमड़ा x अपॉन r स्क्वायर, और एक्सेलरेशन लिखना है तो मास से डिवाइड कर दिया, और एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2k³ लेमड़ा अपॉन r स्क्वायर m इंटू एक्स से x कैंसिल, तो देख ओमेगा स्क्वायर, एक काम करो यार, बहुत बार बार बड़ा हो रहा है, दोनों में ला सकते हैं, 2k³ लेमड़ा अपॉन r mg है ना, इसको लिख दो 2k³ लेमड़ा अपॉन r, 2k³ लेमड़ा अपॉन r क्या हो गया, mg हो गया, और नीचे मेरे पास क्या है, r m ऑलरेडी है, तो m से m कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट g अपॉन r, तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, उल्टा कर दो r अपॉन g। तो ऐसे जो का टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही होता है, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। अदरवाइज वहां से आप mg को, g को ये लिख सकते हो, यहाँ से आप g को लिख दो, यहाँ से g को लिख दो 2k³ लेमड़ा अपॉन mr, ठीक है, दोनों फॉर्म आ सकती है आपके पास में। तो ये टाइम पीरियड हो गया, क्योंकि अपना जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ठीक है, ऊपर लेंथ होती है नीचे g होता है। तो यहां से हमेशा जब कई बार आपके पास डायमेंशनली अगर आप उसको सही करने की कोशिश करोगे, तो हमेशा ध्यान रखना टाइम पीरियड के अंदर हमेशा डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है r अपॉन लेंथ अपॉन एक्सेलरेशन होता है, स्क्वायर रूट के अंदर लेंथ अपॉन एक्सेलरेशन आएगा हमेशा, तभी मेरा ये टाइम पीरियड बनेगा, राइट। चलो लिख लो, जल्दी लिख लो इसको, बस, हाँ ओके राइट देन, बस यहीं पर आज सेक्शन को यहीं पर ओवर करते हैं। ओवर क्या ओवर करना ही पड़ेगा यार, काफी लंबा लेक्चर भी हो गया, पर मैंने रोड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है। कल अपन क्या बोलते हैं रिंग की बात करेंगे, ठीक है, तो रिंग के अंदर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपन कल रिंग के अंदर पढ़ेंगे, हो सकता है रिंग के साथ साथ मैं आपको वो भी करवा दूं, डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। सो राइट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया तो प्लीज 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 इसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर आज का आपका खूबसूरत लम्हा आप लिख के जाएंगे, आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा पेट डायलॉग था आज के लेक्चर के अंदर, क्या लम्हा, क्या खूबसूरत पल था, उसको आप मेंशन करें कमेंट के अंदर और मुझे बताएं आपको लेक्चर कैसा लगा, राइट। चलो कल सेम टाइम वापस मिलते हैं 6 बजे अगले वीडियो के साथ में, तब तक गुड बाय नहीं कहूंगा, गुड डे बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल वापस सेम टाइम, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना भाई, फिर वीडियो देखना, जाऊँ, बाय।